नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल दबीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, एनडीए ने बिहार में इक़्तिदार हासिल कर लिया है, बड़ी ही ताकत के साथ वापस लौटी है एनडीए बिहार में। मगर जिस तरीके के वादे किए गए थे, जिस तरीके की छवि जनता दल यूनाइटेड की थी और जो बिहार की अक़लियतें हैं, उन्होंने जिस भरोसे के साथ एनडीए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार किया था, वो मुसलमानों की उम्मीदें उस वक्त पामाल हो गई जब एक 50 साला शख्स को बिहार में महज इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान थे और उनसे नाम पूछा गया और उनकी शिनाख्त की गई और फिर उनके जो बहुत सारी वाक़यात हैं इस पर। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, एक बहुत ही जो है दर्दनाक वाक़या बिहार में हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? सीधी बात है कि बिहार में अब जो है बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत है। होम मिनिस्ट्री जो है बीजेपी के खाते में आई है, तो बिलवास्ता तौर पे बीजेपी अब बिहार में यूपी, हरियाणा और फिर जो है उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद अब हिंदी बेल्ट के एक और जो है रियासत बिहार में भी पूरी तरीके से अब बीजेपी के बिहार भी बीजेपी के शिकंजे में आ गया है। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि बिहार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बुलडोज़र चलने लगे हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी। फिर उसके बाद अब ये जो है ताज़ा खबर दिल दहला देने वाली है और ये जो है कहाँ से आई है? बिहार शरीफ से आई है, नेवाडा ज़िले की ये खबर है। इस भयानक जो है सूरत हाल से क्या हालात हो रहे हैं मुल्क के, ये समझना मुश्किल है। देखिए, एक शख्स अपने साइकिल पे आ रहा था अपने गांव से, अचानक 5-6 लोग उसको रोकते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसका नाम पूछते हैं। फिर जब उनको जो है नाम मालूम हो जाता है उसका, तो फिर उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। प्राइवेट जी पार्ट्स तक की जो उन्होंने जी देखा, प्राइवेट पार्ट्स तक जी तो उन्होंने देखा। देखिए, एक तासुर ये देने की जी कोशिश कर रहे हैं ये बिहार में कि भाई अकलियतें जो है वो महफूज नहीं जी है, बिल्कुल। क्योंकि हालांकि जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी अकलियतों के साथ के बगैर उनकी जीत मुमकिन नहीं थी। मुसलमानों ने पूरे भरोसे के साथ, पूरे एतमाद के साथ नीतीश कुमार की हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद के साथ जो है मुसलमानों ने, अक़लियतों ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड का साथ दिया। भले ही उनकी सियासी वाबस्तगी किसी भी मतलब धड़े से रहे, उससे बालातर होकर, सोच को उससे बालातर करते हुए अक़लियतों ने बिहार के जनता दल यूनाइटेड को मुंतखब किया और जी फिर उन्हें ये सज़ा मिल रही है। उनके प्राइवेट मतलब एक 50 साला शख्स, देखिए एक 50 साला शख्स क्या नुकसान पहुंचा सकता है किसी जी को। बिल्कुल। उसका आधार कार्ड देखा गया, उसका नाम पूछा गया, उसकी प्राइवेट पार्ट्स की शिनाख्त की गई, उसके बाद फिर ज़दोकोब किया गया। हुजूमी तशद्दुद का एक अफसोसनाक वाक़या, एक नया दौर जो है बिहार में हुजूमी तशद्दुद का शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, इससे दहशतनाक बात क्या हो सकती है रवि साहब, कि उसको खींचते हुए कमरे में ले जाते हैं, पास में कमरा था वहाँ ले जाते हैं, उसके कान काटे जाते हैं, उसकी उंगलियां जो है तोड़ी जाती हैं राडों से, और फिर उसके बाद उसके जिस्म पे पेट्रोल डाल दिया जाता है। उनका मंशा ये था कि इसको आग लगा के जला दें। फिर जो है अब न जाने बीच में जो है इस हंगामे के बीच में कुछ लोग आ गए वहाँ पे, और फिर जो है शख्स को वहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो अस्पताल में जानबर नहीं हो सका, ये जुमे जानबर की नहीं रात, होना हालांकि सका। हम जी नाजरीन को बता दें 2 दिन कबल जी ये बिहार में पेश आने जी वाला वाक़या है जिसमें एक 50 साला कपड़ों के ताजिर जो है, क्लॉथ मर्चेंट मोहम्मद अख्तर हुसैन के साथ ये वाक़या पेश आया था, जो वो अब ज़ख्मों से जानबर नहीं हो सके। बिल्कुल। देखिए, ये उनका ही बयान है, मरने से पहले मज़लूम शख्स ने अस्पताल में जो ज़ेर इलाज थे, उन्होंने मरने से पहले बयान दिया है। सारी बातें उन्होंने बताई कि उनको किस तरीके से लोगों ने रोका, किस तरीके से उनका नाम पूछा गया, किस तरीके से उनकी जो है शनाख्त जो है उनको शनाख्त करने की कोशिश की गई, किस तरीके से उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें नंगा किया गया, और फिर किस तरीके से उनको मारते पीटते हुए, लाठियों से, राडों से मारते हुए पास के करीब में ही वाक़ कमरे में ले जाया गया, और फिर वहाँ पे उनके हाथों की उंगलियां कुचली गईं,
उनके कान काटे गए। जी। आप अंदाज़ा लगाइए इससे ज़्यादा नफ़रत क्या हो सकती है, बर्बरियत बर्बरियत का क्या एक हो क्या सकती बोलना है। चाहिए, एक ज़ालिमाना कदम बिल्कुल, बर्बरियत। क्या जा इंसानियत ख़त्म जी। हो चुकी है। क्या बीजेपी सरकार जो है यहाँ पे बसने वाले पुरअमन तौर पे एक दूसरे के साथ शीर व शक्कर की तरह रहने वाले लोगों को इस तरीके से जो है इतनी नफ़रत उनमें भर सकती है कि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएँ, कि जब भी जो है मौका मिले, तन्हाई में, रातों में, जहाँ भी अकेले में मौका मिले, वो अपनी दिल की भड़ास, अपनी नफ़रत निकालने के लिए इस हद तक चले जाएं कि वो जो है एक कमज़ोर शख्स की, 50 साल के बूढ़े शख्स की उँगलियां तक तोड़ दें, उसकी जो है हड्डियां तोड़ दें, उसकी कान काट दें, उसको पूरी तरीके से ज़ख्मी कर दें, उसके सीने पे राड़ों से मारा जाए। क्या इतनी जो है बर्बरियत, इतनी इंसानियत, इस कदर जो है सूरत हाल ख़राब हो गई है। देखिए, बार बार कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार इक़्तिदार में आई है 2014 के बाद से, उस वक्त से ही एक फ़िरक़े के साथ, एक कम्युनिटी के साथ जो है नफ़रत का एक भयानक माहौल पैदा करने का काम जो है उस वक्त से ही शुरू किया गया था। अब हम चाहे दादरी के और मोहम्मद अखलाक की अगर हम बात करें, मोदी की सरकार में पहला जो दर्दनाक वाक़या पेश आया था वो मोहम्मद अखलाक का था। जी। उनके घर को घेरा गया। देखिए, इससे बड़ा जो है अलमिया क्या हो सकता है, बदइंतज़ामी क्या हो सकती है, इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है कि यूपी में अखलाक अहमद के घर में घुस के जो है उनके फ्रिज से गोश्त निकाला जाता है और फिर वो बुखार की हालत में उनको खींचते हुए घर से बाहर लाया जाता है और फिर उन्हें इतना पीटा जाता है कि उनकी मौत वाक़या हो जाती है। अखलाक अहमद का ये वाक़या, दिल को दहला देने वाला वाक़या, मोदी के इक़्तिदार में आने के महज़ चंद महीनों बाद ही हुआ था। 2014 का ही जी वाक़या है वो। बिल्कुल, जी। चंद महीनों बाद हुआ था और फिर उसके बाद ना ख़त्म होने वाला ये सिलसिला शुरू हो गया। जो 2025 में जो एक देखिए आज जी, ये अपनी इंतहा पे पहुँच चुका साल है। के अख्ताम पर एक ये अफसोसनाक जी, वाक़या जो नवाड़ा ज़िले से बिहार के सामने आया है। हालांकि ये वाक़या 2 दिन कबल पेश आया था, लेकिन इस वाक़े से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि फिर दोबारा जो है बिहार में अक़लियतों को खौफज़दा करने के लिए शरपसंद अनासिर जो है वो सरगर्म में अमल हो गए हैं। जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि जैसे ही नताइज बरामद हुए उसके फ़ौरी चंद दिनों बाद, एक हफ्ते बाद ही मकानात को मुनहदिम करने के लिए बुलडोज़र के इस्तेमाल की खबरें भी हमें आते रहीं और फिर इक्के दुक्के वाक़यात भी हमारे सामने रोनुमा होते रहे। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया है ये निहायत अफसोसनाक है। ये बिल्कुल। और बिहार में ये वाक़या हुआ है, ये भी जो है अहम तरीन बात है कि बिहार में नई हुकूमत बनने के बाद ये जो है शुरुआत हुई है। मतलब ये कि अब बिहार को भी नफ़रत की जो है राजनीति का अड्डा बना देंगे। बिहार में 17% से ज़्यादा मुसलमान हैं, अक्सरियत है वहाँ पे। खुदा न खास्ता अगर ये जो है सिलसिला इंतकामी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की अगर सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर ये जो है पहले ही लोग कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, तो अब फिर से यहाँ पे जंगल राज के हालात पैदा हो जाएंगे और ये सूरत हाल यकीनन तशवीशनाक है। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं फ़िलहाल बिहार के, वो जो है इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए और इस वाक़ये में मुलव्विस मुजरिमों को सज़ा देने के लिए वो किस तरह के इक़दाम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यकीनन देखने वाली बात जी, है कि अक़लियतों से अपनी हमदर्दी का इजहार जो है वो किस तरीके से नीतीश कुमार करते हैं। और फिर जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में क्या अहम रोल अदा करते हैं और मतलब मुसलमानों में, अक़लियतों में बिहार के जो उनका जो हौसले कमज़ोर हो रहे हैं वो हौसलों को मजबूत करने के लिए बिहार हुकूमत इन खातियों के ख़िलाफ़ में क्या कार्रवाई करती है, यकीनन आने वाले दिनों में हम देखेंगे और सियासत टीवी के नाजरीन तक भी ये बात को हम पहुंचाते रहेंगे। नाजरीन, आपको बता दें, मोदी गवर्नमेंट 2014 के बाद पार्लियामान का जब पहला इजलास हुआ था, उस इजलास में नरेंद्र मोदी ने मनरेगा के मुतालिक ये कहा था कि वो चीख चीख कर कहा था कि कांग्रेस के गड्ढे खड्डे हैं, खड्डे खोदने का जो सिलसिला है वो सिलसिले को हम बंद नहीं करेंगे, उसको जारी रखेंगे।
मगर ये 2014 के बाद से लेकर 2025 तक मनरेगा जो स्कीम है, जो देही इलाकों में रोजगार फराहम करने वाली ये स्कीम है, वो स्कीम की भरपूर सताइश हुई। उस स्कीम के तहत कम से कम जो 100 दिन जो देही इलाकों में रहने वाले मजदूर हैं, उन्हें मुलाजिमत, उन्हें काम मिलने का जो यकीन था, उसके हवाले से जो है ये मनरेगा स्कीम की सताइश और तौसीफ मुसलसिल की जाती रही। मगर अब मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है, क्योंकि मनरेगा के मुतालिक जो बदगुमानियाँ और जो उसके मुनफी नताइज को पार्लियामेंट में पेश किया था, मगर उसके जो मुस्बित नताइज बरामद हुए, उसको पेश नज़र रखते हुए मोदी हुकूमत अब ये चाहती है कि इस स्कीम का नाम बदल दिया जाए। MGNREGS ये मनरेगा था पहले, अब उसको बदलकर VBG, राम जी, ये नाम नया बिल वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये कहना ये है कि विकसित भारत गारंटी बराए रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल के तौर पर इसको पेश किया जा रहा है। इसका नाम मनरेगा का नाम तब्दील करने का के मुतालिक बिल जो है तवक्को की जा रही है कि आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सर जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ आज पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है बिल, लेकिन 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बड़े सख्त तनकीद कर रही है। कांग्रेस ने पहली तनकीद तो ये की कि मनरेगा में पैसों की इजराई का काम जो है रोक दिया गया था। मनरेगा जैसे कि जो है अभी आपने कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी ये। इस स्कीम के तहत गांव के लोगों को खेती बाड़ी के बाद जो खाली दिन जाते हैं, फसल कटने के बाद जो खाली दिन जाते हैं, 6 महीने के आसपास का जो है ये वक्फा होता है, वो खाली दिनों में उनको रोज़गार देने के मकसद से जो है मनमोहन सरकार ने ये जो है मनरेगा स्कीम शुरू की थी। महात्मा गांधी के नाम से स्कीम शुरू की थी। और क्या अभी ये गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी पर ये सितम जरीफी है, जी उसका नाम ही बदल दिया नरेंद्र मोदी हुकूमत बदल रही है। हालांकि बापू के साथ, मोहनदास करमचंद गांधी के साथ, महात्मा गांधी के साथ अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार नरेंद्र मोदी बयानात में करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी कट्टर हिंदुत्व लीडर को इस मर्तबा भोपाल से टिकट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी के मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स किए थे। लेकिन हुकूमत खुद जो है मनरेगा में से महात्मा गांधी का नाम निकाल रही है और विकसित भारत, महात्मा गांधी की जगह विकसित भारत शामिल कर रही है। देखिए अलमिया ये है कि हर चीज़ को मजहबी रंग से रंगने का काम किया जा रहा है मोदी सरकार में जी। और जिस तरीके से सियासत की जा रही है मज़हब के नाम पे, और जिस तरीके से हालात जो है बनाए जा रहे हैं, ये भी बड़ी जो है तशवीश की बात है कि मोदी हुकूमत को लगता है कि कुछ ना करो, सिर्फ नाम बदलते रहो, मजहबी जो है रंग चढ़ाते रहो, मज़हब की अफ़ीम आम लोगों को पिलाते रहो। अब इसी मकसद के तहत अब जिस तरीके का नाम रखा गया है इसमें, अब हम इसको क्या कहें। देखिए, आपको देना है लोगों को रोज़गार, लेकिन रोज़गार देने के लिए भी अगर आप जो है ऐसा जो है मज़हब का सहारा ले, तो उससे बड़ी जो है बदनसीबी की बात क्या हो सकती है। देखिए, जयराम रमेश ने तो खुल के कहा था, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, कल कहा कि इनको बीमारी हो गई है नाम बदलने की, इनको काम करना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि इनको काम करना कुछ नहीं है, इनको बीमारी हो गई है नाम बदलने की। अब महात्मा गांधी का नाम भी इनके हलक से नहीं उतर रहा है। ज़ाहिरी बात है, यही लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, तो इनका तो वही मंशा है, वही जो है, ये तो जो है सिर्फ दिखावे के लिए महात्मा गांधी को जो है फादर ऑफ द नेशन कहते हैं और उनकी जो है बरसी मनाई जाती है, यौम पैदाइश मनाई जाती है, जो भी मनाई जाती है हुकूमत की तरफ से, इसमें महज दिखावा होता है। क्योंकि वो मजबूर हैं कि आज ये मुल्क जो चल रहा है, महात्मा गांधी की जो है बाबा कौम महात्मा गांधी को क्यों कहा जाता है, उनकी क़यादत में इस मुल्क के लोगों ने बिला लिहाज मजहब और मिल्लत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, अमन के साथ। देखिए, महात्मा गांधी ने अमन का पैगाम दिया था। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि उस अमन के पैगाम को आन करें। देखिए, हाँ, बात से बात निकल रही है ज़बी साहब, हालिया दिनों मोहन भागवत ने कहा था कि दुनिया शक्ति की मानती है जी, और शक्ति जो है ज़रूरी है, इस तरह की बात कही थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि शक्ति
तो इस पे यहाँ पे महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद का जो है पैगाम देखिए दिया देखिए था। ज़ुबैर जी साहब, जैसा कि आपने कहा कि जी बात निकली है, तो बात जी में से बात निकलती है। जी अगर यही बात अगर अरशद मदनी या महमूद मदनी जी कहते, ताकत की बुनियाद ताकत को जी मानती है, जी तो फिर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाता। बिल्कुल बिल्कुल, वो जेल हालांकि में हालिया होंगे। दिनों में उन्हें एक मुतनाज़ा बयान महमूद मदनी का, मौलाना जी महमूद मदनी का मंजर आम पर आया था। उसके बाद से उन्हें हिरासा और परेशान किया जाने बिल्कुल, लगा कई मुसलसल। केसेस उन पे जी, उन पर कई मुकदमा दर्ज कर मुकदमा दिए गए। दर्ज कर दिए मगर गए जब हैं। मोहन भागवत ये कहते हैं कि दुनिया शक्ति को मानती है, शक्ति होना चाहिए, तो फिर आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जी आप कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं? आप जी बिल्कुल। मुल्क की शक्ति की बात कर रहे हैं या हिंदुत्व की शक्ति की बात कर रहे हैं? अगर ये जी खुल के मोहन भागवत बोल देते तो जी फिर यकीनन फिर वाजे हो जाता कि उनका नजरिया क्या है। मगर उन्होंने इशारों इशारों में हिंदुत्व की शक्ति की बात उन्होंने कही जी है। अगर इसी तरीके के कोई दूसरा मतलब मजहबी लीडर इस तरीके का बयान देता तो उसके खिलाफ में जी हुकूमत जो है सरगर्म हो जाती। बिल्कुल, देखिए हमारा मुल्क जमहूरियत पसंद है, हमारा मुल्क सेक्युलर है, हमारा मुल्क आवाम का मुल्क है, आवाम की जो है चुनी हुई सरकार पे ये मुल्क चलता है। हो सकता है आपने जो है बहुत सारे काम करके, बहुत सारे, जैसे कि राहुल गांधी गुज़िश्ता रोज़ कह रहे थे कि पूरा जो है इलेक्शन कमीशन इनके जो है जी कल ये काम कर रहा है, तो फिर जो है यही जीत के आएंगे जब इन्होंने जो है वही मुंसिफ रखे हैं, अपने ही वकील रख रहे हैं, अपने ही मुंसिफ रखे हैं, तो फिर किसी को इंसाफ कैसे मिलेगा? तो वही तो तो यहाँ पार्लियामेंट में जी बहस के दौरान ये भी कहा जी अपोजिशन की जानिब से कि आप मुबारकबाद बीजेपी को, नहीं इलेक्शन ना बीजेपी जीती जी है, ना एनडीए जीती है, ना इंडिया बुला खा रहा है, जी इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने जीता है। जी इस बिल्कुल तरीके के बयान बिल पार्लियामेंट से हमें मंजर आम पर दिखाई दिए। नादरीन बता जी दें, पार्लियामेंट का आज 11वां दिन था। पार्लियामेंट का 11वां दिन जो है वो जो है आज भी हंगामा आराई की नज़र हुआ। हंगामा आराई की नज़र इस वास्ते हुआ 12 बजे तक पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। इल्ज़ाम किरण रिजिजू ने यह लगाया कि कांग्रेस की रैली में मुखालिफ नरेंद्र मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी नारे लगाए गए। उन नारों की हवाले से जो है पार्लियामेंट में शोरगुल हुआ। बीजेपी के अराकीन ने पार्लियामेंट में शोरगुल किया और उसके बाद जो है हंगामा आ रही है और कार्रवाई को 12 बजे तक का मुलतवी कर दिया गया था। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों को 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर, खासतौर पर कांग्रेस की रैली पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई है कि उनकी खबर खोद देंगे। पार्टी के कुछ कारकुनों ने इस तरीके की बात कही, पार्टी के वर्कर्स ने कुछ इस तरीके की बात कही। इस तरह के इल्ज़ाम भी किरण रिजिजू ने लगाया है, जिसके चलते ऐवान में हंगामा आ रही हुई। दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आ गए। कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट, इंडिया ब्लॉक के अराकीन पार्लियामेंट और एनडीए के, खास तौर पर बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आ गए। शोरगुल के बीच स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक मुलतवी कर दिया। नादरीन, हम रुख करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर कल रात जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यकीनन किसी भी महज़िब माशरे में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी जो है अमन में खलल डालने वाली चीज़ है और किसी भी मज़हब में दहशतगर्दी को कबूल नहीं किया जाता। दहशतगर्द और दहशतगर्दी किसी भी मज़हब का हिस्सा नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में एक बीच पर, बॉन्डी बीच पर एक वाक़या कल पेश आया, जहाँ पर जूइश जो लोग होते हैं, यहूदी लोग हैं, उनकी कुछ तकरीब चल रही थी, जिसमें 2 बंदूक बरदारों ने मतलब फायरिंग की, जिसमें 11 लोगों के हलाक होने की और एक बंदूक बरदार को भी ढेर किए जाने की इत्तलात ऑस्ट्रेलिया से मौसूल हुई है। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, एक बहुत ही, ऑस्ट्रेलिया एक अमन पसंद मुल्क है। आमतौर पे कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका और यूरोप और कनाडा के मुकाबले जो है ज़्यादा यहाँ पे अमन पसंदी है, यहाँ पे ज़्यादा सुकून है। देखिए, माइग्रेट करके भी जो लोग जा रहे हैं इंडिया से, उन लोगों का भी ये कहना है कि आज की सिचुएशन में अमेरिका और जो है यूके और जो है ये कनाडा, ये आमतौर पे जो लोग जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो उनका ये कहना है कि इनके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया कहीं ज़्यादा बेहतर और अमन पसंद मुल्क है। और यहाँ पे, यहाँ तक कहा गया था कि यहाँ पे जो है कोई तासुब नहीं होता। लोग जो है बाहर के लोगों को
नागवार नज़र से नहीं देखते। मतलब ये कि बाहर से अगर कोई इंडिया से वहाँ चला जाता है या फिर जो है किसी और मुल्क से वहाँ चला जाता है तो उन लोगों को भी वहाँ के लोग बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट के साथ जो है उनका खैर मकदम करते हैं। सड़कों पे भी लोग मिलते हैं तो लोगों का कहना था कि उनमें जो है एक तरह की नफ़रत नहीं होती, लेकिन अब वहाँ भी इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। देखिए, ये खबर ये आई है कि बोंडी बीच पे यहूदियों की एक तकरीब हो रही थी। अब इस पे आके जो है 2 लोग वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 11 लोग की मौत होती है, 26 लोग जो है 29 लोग जो है ज़ख्मी बताए गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक तफरीगाह, एक जो है तकरीब के दौरान में एक तफरीगाह पे ये जो है वाक़या हुआ है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जेविश पे क्यों अटैक किया गया, पहला सवाल ये है। और फिर देखिए दूसरा सवाल ये है कि इस तरह से वहाँ दहशतगर्द कैसे आ गए जिन्होंने जो है मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पे मौजूद लोगों पे, साहिल पे मौजूद लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और यकीनन इस फायरिंग में जो है सिर्फ यहूदी ही नहीं दूसरे लोगों की भी अमवात हुई जैसा है। आपको बता दूं, अमेरिका, बरतानिया जी और कनाडा के मुकाबले में जी जो ये हथियारों के मुतालिक जो क़वानीन है, ऑस्ट्रेलिया के क़वानीन निहायत सख्त है। जी उसके बावजूद भी आपका जिस तरफ इशारा है मैं वहीं जी पर आ रहा हूँ। जी उसके बिल्कुल। बावजूद भी ये 2 जो बंदूक बरदार हैं जी वो किस तरीके से वो अपने पॉइंट तक रसाई करते हैं जी और फिर वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। जी तो जैसा कि ये समझा जाता है कि एक सोची समझी एक मुनज़्ज़म अंदाज में किया बिल्कुल गया हमला इसको बताया जा रहा है। जी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की जो तहकीकाती इदारे हैं वो तहकीकाती इदारों के मुताबिक जो है ये ऑर्गेनाइज्ड जी मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाने वाला हमला इसको बिल्कुल बता हमला रहे हैं। है, ये अंधाधुंध नहीं है और ना ही ये नफ़रत की बुनियाद पे किया गया देखिए, हमला अगर है। नफरत की बुनियाद पर ये काम जी होता, नफरत अगर इसके पसे पर्दा होती जी तो फिर अहमद अल अहमद जी एक एक यकीनन शख्स है, यकीनन एक शख्स अहमद अल अहमद है जी जिसकी उम्र बताई जा रही है 43 जी 43 ईयर्स, 43 जी साल जिसकी उम्र बताई जा रही है। वो जो है अपनी जान पर खेलकर उन्होंने ये 2 में से जो एक हमलावर है मोहम्मद 50 साल जो हमलावर था, वो हमलावर के आंख पे कूद जाते हैं। मैं वीडियो देख रहा था, रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो है जी सज्जा साहब। जी वो आंख पे कूद जाते हैं, उसके हाथ से बंदूक छीनते हैं, वो दरमियान में गोली चलती है और उनका हाथ और ये जो जी आम जिसको हम बोलते हैं ये जी जख्मी हो जाता है। ये जी वो 45 साल अहमद 43 साल अहमद अल अहमद का ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। उसके बावजूद भी उसके हाथ से वो बंदूक छीनने में बंदूक कामयाब हो जी जाते हैं। बिल्कुल अगर नफरत की बुनियाद पर होता तो 2 लोग, फिर उनके मुकाबले में एक अहमद अल अहमद जो है, जी हालांकि ये मतलब मेवा फरोश है, जी ये बिल्कुल मेवा फरोश है अहमद अल अहमद, तो वो जो है वो कूदते नहीं आंख पे और वो छुड़ा के उसको रोकते नहीं। शायद हो सकता है कि अगर वो नहीं वो उसके हाथ में से बंदूक छीनते तो और कितने कहा लोगों जा रहा, हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। कितने देखिए लोगों की जान लेने में वो कामयाब हो जाता हमलावर। बिल्कुल, पुलिस भी यही कह रही है कि अहमद ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। पुलिस का भी इस बात का एतराफ़ है कि अहमद ने अगर उस हमलावर को रोका नहीं होता तो अमवात की तादाद कहीं ज़्यादा हो जी सकती थी। उनके उस पे कूदने की वजह से दूसरा भी घबरा गया था। जी, दूसरा भी जो है जो उसने था भी फायरिंग रोक दी अचानक से। बिल्कुल वो भी घबरा गया। इन अहमद जो है अचानक उस पे जान पे खेल के देखिए अपनी जान की। अहमद जो है एक बंदा है जो माइग्रेट होके वहाँ पे जाता है, फ्रूट की दुकान चला रहा है, अपना घर चला रहा है। उसको क्या मतलब है, उनके 4 बच्चे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ जो है वहाँ ज़िंदगी का जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ फ्रूट बेच के वो अपनी जो है घर चला रहे हैं। तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो जो है अपनी जान पे खेल के अपनी फैमिली को जो है रिस्क में डाल के, ज़ाहिरी बात है कमाने वाले वो अकेले हैं, वो अपनी फैमिली को रिस्क में डाल के कूद जाते हैं एक दहशतगर्द के ऊपर और उसकी गन छीन लेते हैं। इस हाथापाई में उनके एक हाथ पे 2 गोलियां भी लगती हैं, वो अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तो यकीनन यहाँ पे एक बात ये भी सामने आ गई है कि इंसानियत जो है दहशतगर्दी से कहीं ज़्यादा मजबूत है आज भी, ताकतवर और बेखौफ है। बिल्कुल बेखौफ इंसानियत जो है है, दहशतगर्दी से ज्यादा बेखौफ है जितने बेखौफ है जी बिल्कुल। तो जो है और दूसरी बात ये कि ये जो जुर्रत दिखाई है उनका नाम अहमद है। जी एक मुसलमान कोई यहूदी पे फायरिंग कर रहा है यहूदियों पे, तो एक मुसलमान ने क्यों रोका उसको?
ये तो ये अहम सवाल है। यहाँ पे एक पैगाम जी यही है कि जी देखिए, नफरत की बुनियाद जी पर यह किया गया हमला नहीं होता। और फिर जो नफरत जो है, किसी भी मजहब में नफरत के लिए या फिर दहशतगर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई किस्म की गुंजाइश होती नफरत के लिए, तो अहमद जो है वो हमलावरों पर नहीं कूदते, और एक हमलावर से अपनी जान पर खेलकर बंदूक नहीं छीनते, और जो बोंडी बीच पर अपनी तकरीब मना रहे यहूदियों की जान नहीं बचाते। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए, ये आपको याद होगा रवि साहब के पहलगाम में भी जब जो है 3 दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, तो वहाँ भी एक मुसलमान ने जो है उनके बीच में आके कई लोगों की जान बचाई। अपनी जान जो है उस शख्स ने दे दी थी, जी जो है वहाँ पे टूरिस्टों के गाइड थे, टूरिस्टों को गाइड करने वाले वो नौजवान थे। उनकी मौत हो गई थी, आपको भी याद होगा, मुसलमान। और पहलगाम के मुसलमानों ने वहाँ पे परेशान हाल टूरिस्टों की उस मुश्किल वक्त में जो मदद की है, उसको भी दुनिया भुला नहीं सकती। तो बहरहाल इंसानियत अपनी जगह है, मजहबी जुनूनियत अपनी जगह है, नफ़रत फैलाने के मंसूबे अपनी जगह हैं, और नफ़रत फैलाने के लिए जो कुछ जो है आज दुनिया में किया जा रहा है, महज इक़्तिदार के लिए, महज जो है अपनी ताकत के लिए जो किया जा रहा है, यकीनन इसके बीच, इस एक अंधेरे के बीच में ये अहमद जैसे लोग एक रोशनी की किरण बन के जो है यकीनन सामने अहमद आते अल हैं। अहमद जैसे जी लोग ये खटाटोप जो अंधेरा बढ़ रहा है जी उसमें एक रोशनी की किरण के तौर पर नमूदार होते हैं, और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलने से भी गुरेज नहीं करते। ख्वाह के उनके हाथ ज़ख्मी हो जाए, उनका कंधा ज़ख्मी हो जाए, या फिर वो खुद जान से चले जाए, जैसा कि सज्जाद साहब ने पहलगाम का तस्करा किया। क्योंकि जी बात पहलगाम की छिड़ी है, तो फिर जी पहलगाम के मुतालिक 9 माह बाद 22 अप्रैल को, नादरीन आपको याद होगा, पहलगाम में एक अफसोसनाक दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया था, जिसमें कई जो हमारे भारतीय हैं, मज़लूम शहरी जो हैं, वो मतलब उनकी जानें चली गई थी। 9 माह का अरसा गुजरने के बाद जो है NIA इस मामले में, इस केस में चार्जशीट फाइल करने जा रहा है आज। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, NIA की तरफ से ये चार्जशीट फाइल की जा रही है, और इसमें NIA ने साफ तौर पे कहा है कि ये 3 थे जो दहशतगर्द थे जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, और फिर इनको बाद में कुछ महीने बाद हमले के वहाँ श्रीनगर में एक ऑपरेशन के दौरान इनको ख़त्म कर दिया गया। और NIA का कहना था कि NIA ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन हमलावरों को, इन दहशतगर्दों को वहाँ पे पनाह देने के जुर्म में, और वहाँ पे उनके लिए सारा जो है फैसिलिटीज़ फराहम करने के जो है जुर्म में 2 लोगों को गिरफ़्तार किया, परवेज़ अहमद जोधार और फिर जो है बशीर अहमद जोधार, 2 लोगों को गिरफ़्तार किया था। उसमें से एक को बाटकोट से गिरफ़्तार किया गया था, एक को जो है पहलगाम से गिरफ़्तार किया गया था। और NIA का कहना है कि इन्हीं दोनों की बयानों की आधार पे ये चार्जशीट तैयार की गई है। अब ये चार्जशीट जो है दाखिल कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो है ये केस जो है ये कहाँ आगे, कहाँ जाके क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन सज्जाद साहब, ये अहम मामला ये है कि जब जी देश मजबूत हाथों में है, देश की क़यादत मजबूत होने का दावा करती है, उसके बावजूद भी बहुत सारे पठानकोट, उरी और फिर पहलगाम, उससे जी कबल और एक वाक़या पेश आया पठानकोट। जी पठानकोट उरी के दरमियान में भी एक जी वाक़या पेश आया था, जी फ़ौजियों पर जिसमें हमला किया गया। हमला, खौफनाक हमला था वो। खौफनाक हमला था जिसमें फ़ौजी हमारे जी, जाँ बहक हुए। गवर्नर उसके ने बाद भी जो है इसका जो जी है जी उस पर शक्कों को शुबा ज़ाहिर किए जी थे, जी। जो तो आज ये दुनिया में नहीं रहे जी गवर्नर। हाँ, जी गवर्नर जो साबिक़ा गवर्नर थे, साबिन उस जम्मू ज़माने में कश्मीर, गवर्नर थे वो वहाँ पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के, जी लेफ्टिनेंट LG जो वो जम्मू कश्मीर के मुकर्रर किए गए थे, उन्होंने भी उस पर अफसोस का वाक़या। अब हालांकि हालिया दिनों में दिल्ली में जो वाक़या पेश आया है, बम धमाका लाल किले के करीब में, तो ये तमाम जो वाक़यात हो रहे हैं, रोनुमा हो रहे हैं, फिर मजबूत हाथों का जो हवाला दिया जा रहा है, किस तरीके से इस मुल्क की आवाम उन मजबूत हाथों पर भरोसा करेगी। सज्जाद साहब, एक दिलचस्प खबर बिहार इलेक्शन के हवाले से है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के जो रहनुमा हैं, जिन्हें बुरी शिकस्त हुई बिहार इंतखाबात में, वो बड़े ही बुलंदबांग दावे करते हुए दिखाई दे रहे थे। 3 साल बाद फिर जो है
प्रियंका गांधी से उन्होंने आज मुलाकात की है। ये खबर जो है काफ़ी उसमें वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग न्यूज़ खबर है ये। अचानक से प्रशांत किशोर का मतलब वाक रुख मोड़ना और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होना एक सियासी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है दिल्ली में। जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई थी और इलेक्शन लड़ा था बिहार में, हालिया दिनों में असेंबली इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा और उनकी पार्टी वहाँ पे एक माने में एक कह सकते हैं कि पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो गई। ये सिचुएशन उनकी पार्टी की आ गई थी। तो बहरहाल उसके बाद यकीनन ऐसा मालूम होता है कि प्रशांत किशोर जो है प्रियंका गांधी से दोबारा से मिलके, कहा जा रहा है कि इन्होंने इससे पहले भी जो है 2022 में जो है प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के आला क़यादत से बात की थी और पार्टी को रिवाइव करने के बारे में, पार्टी को फिर से ज़िंदा करने के बारे में या मुस्तहकम करने के बारे में। ज़ाहिरी बात है प्रशांत किशोर का नाम हमेशा हमने देखा कि उनका नाम जो है एक हम ये कहेंगे कि जो है एक पार्टी को सियासी हिकमत अमली हाँ कार के तौर पर, बिल्कुल इंतखाबी हिकमत का अमली कार के तौर पर, कार के स्ट्रेटजिस्ट तौर पे पर। इनका जो है नाम मशहूर रहा है। कहा जाता है कि 2014 में उन्होंने जो है बीजेपी को भी बहुत सारे मशवरे दिए थे, जिस पे जो है बीजेपी ने, जिस पे कारबंद होकर बीजेपी ने इक़्तिदार हासिल किया। और यही प्रशांत किशोर थे, आपको याद होगा कि वो यहाँ हैदराबाद में भी आए थे और केसीआर के साथ उन्होंने तकरीबन केसीआर के फार्म हाउस में कई दिन उन्होंने गुजारे थे। उसके बाद उन्होंने, समझाया जा रहा है कि बीआरएस के फार्म होने के बाद, तश्कील पाने के बाद, उन्होंने केसीआर को, साबिका चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को मशवरे दिए थे बहैसियत जो है मतलब एक जैसा कि उनका हमेशा से जो है एक रोल रहा है कि वो इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग जो है पेश करते हैं, इलेक्शन लड़ने का प्लान वो बनाते हैं। माजी में उनके प्लान बड़े कामयाब रहे हैं, लेकिन जब से बीजेपी की इलेक्शन कमीशन से दोस्ती हुई है, या फिर जो है आप जो भी कह लें, जैसे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, तो जब से बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को कैप्चर किया है, सारे मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए बिल्कुल बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में मुबैना मुफाहमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आपको बता दें नाजरीन, 2025 के बिहार असम्बली इंतखाबात में 238 सीटों पर जनस्वराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 236 सीटों पर जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी 2020 के असेंबली इंतखाबात में, मगर इस मरतबा जो है 6 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली है। माफ़ करना, 6 सीटों पर कामयाबी कांग्रेस को मिली है। 19 सीट जो है 2020 के मुकाबले में माइनस हुए हैं कांग्रेस के। तो इस तरीके के नताइज के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो जनरल इलेक्शन इंतखाबात है, पार्लिमानी इंतखाबात हैं, और उसके हवाले से जो है कुछ ना कुछ सियासी तब्दीलियाँ बिहार में हमें यकीनन देखने को मिलेंगी। किस रूट किस करवट बैठता है वो आने वाले दिनों में हम यकीनन आपको उससे वाकिफ़ करवाते रहेंगे। अब थोड़ा हम चलते हैं बॉलीवुड की तरफ, जहाँ पर एक फ़िल्म धुरंधर जो है वो काफ़ी चर्चा में है। बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बेहतरीन बिजनेस धुरंधर फिल्म की जानिब से किया जा रहा है। उसके जो तो मतलब किरदार है, उस फिल्म के किरदार जो है वो बड़े ही शानदार किरदार है। और इस मर्तबा धुरंधर फिल्म के हवाले से ये खबर आ रही है कि हीरो के किरदार पर जो है 2 विलन जो है वो भावी है। एक जो है रहमान डकैत और दूसरा असलम चौधरी, जो एसपी लियारी इस फिल्म में बताए गए हैं। और रहमान डकैत को लियारी का किंग बलोच, शेर बलोच के तौर पर जो है रहमान डकैत, जो किरदार अक्षय खन्ना ने निभाए हैं, उन्होंने बहुत ही इंसाफ अपने इस किरदार से किया है। असलम चौधरी ने भी अपने इस किरदार से बहुत ही इंसाफ किया है। लेकिन ये हकीकत है कि ये खबर ये भी आ रही है कि रहमान डकैत के मुतालिक जो हकीकी जो कराची के करीब में जो एक टाउन है लियारी टाउन, वो टाउन के रहने वाले एक अंडरवर्ल्ड डॉन की हैसियत से 15 साल की उम्र में रहमान डकैत ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया था। और फिर महज 13 साल की उम्र में इलाके में जो है
पटाखे नहीं फोड़ने से, पटाखे जो छोड़ने से रोकने पर एक शख्स का 13 साल की उम्र में रहमान डकैत ने उस पर चाकू से हमला किया था। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन देखिए इस फिल्म को लेके जहाँ इसकी जो है एक मेयार पे जो है बात हो रही है, वहीं जिस तरह के जो है किरदार हैं, देखिए फ़िल्म के बारे में जो नाक़िदीन हैं फ़िल्म के, वो साफ़ तौर पे कह रहे हैं कि एक बेहतरीन फ़िल्म है। टेक्निकली अगर हम एक देखें, एक्शन मूवी की जी हैसियत से देखें तो, मगर जी इसको एक प्रोपोगंडा टीवी के जी फिल्म बिल्कुल के तौर पर इसको नाक़दीन जो है पेश कर जी रहे हैं। बिल्कुल। देखिए नाक़िदीन तो ये कह रहे हैं कि जो है टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, स्क्रिप्ट बहुत मज़बूत है, किरदार बहुत शानदार हैं, फ़िल्म बहुत म्यारी बनी है और इसकी शूट करने का जो है बहुत ही आला जो है शूटिंग इसकी हुई है और एडिटिंग की भी जो है इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता माजी के मुकाबले। आज के दौर की ये एक आला मेयारी बेहतरीन फ़िल्म है। अगर हम इसकी जो है मुख्तलिफ़ पहलुओं पे नज़र डालें, इसके किरदारों पे, इसके स्क्रिप्ट पे और इसके जो है शूट पे, फिल्माटोग्राफी पे, सारे जो है टेक्निकलिटीज़ जो हैं इसके एडिटिंग पे अगर हम जो है नज़र डालें तो एक बहुत बेहतरीन आला दर्जे की एक बहुत ही महंगी फ़िल्म है, ये कहा गया। लेकिन दूसरी जानिब इस फ़िल्म को लेकर एक बहस ये भी छिड़ गई है कि इस फ़िल्म में जो है एक तो जो है पाकिस्तान के सियासी हालात या वहाँ के क्राइम या फिर वहाँ की जो है सिचुएशन को उजागर करने की कोशिश की गई, लेकिन साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म के देखने से ऐसा महसूस होता है कि गैर महसूस तौर पे ये कहीं हिंदुस्तान की अक़लियती बरादरी के ताल्लुक़ से नफ़रत पैदा करने का काम तो इसमें नहीं किया गया है। यकीनन देखिए, आप पहलगाम का वाक़या हुआ, उसके बाद जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबीन एक जंग हुई थी और उस जंग का जो है बाद जिस तरह के हालात हैं आज मुल्क में जो है पाकिस्तान के हवाले से बहुत नफ़रत देखी जा रही है। और फिर जो है यहाँ हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि बीजेपी के कायदीन साफ़ तौर पे कहते नज़र आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ज़िंदा है। ये जो है ये इस सारे जो है पस मंज़र में इस फिल्म को भी उसी पस मंज़र में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा है। देखिए दिलचस्प बात यह है ज़बी साहब कि ये पाकिस्तान में भी उसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ देखी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान माफ करना तेजा, मैं रोक रहा हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान में इस फिल्म की मुखालिफत भी हो रही है। जुमला 7 ममालिक में इस फिल्म पर इम्तना आयद किया गया है और वो जो मतलब ये पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए हवाले से ये खबर दी जा रही है कि रहमान डकैत का जो किरदार है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और विक्रम जो चौहान जो एक जासूस की हैसियत से वो जो लियारी गैंग में वो शामिल होते हैं और दस्तेरात बनते हैं। फिल्म में वो किरदार जो है विक्रम चौहान का रणबीर कपूर ने अदा किया है। हमजा अल मज़ारी के तौर पर उन्होंने अपनी शिनाख्त इस फिल्म में बनाई है। और फिर कमाल की बात यह है कि एक मैं कुछ रील्स देख रहा था तो सुधीर चौधरी जो एक मुमताज़ सहाफ़ी भी हैं और वो जो है बिला तहक़ीक़ खबरें शाये करते हैं, पढ़ते हैं, उसका जीता जागता सबूत ये बता रहे हैं कि किसी एक मुकाम से, बिहार के या किसी एक यूपी के मुकाम से या नॉर्थ इंडिया का कोई मुकाम है, वहाँ से कुछ नौजवान लड़के जो है ये फिल्म जो है धुरंधर उसको लेकर एक रील बनाकर उन्होंने कुछ कमेंट किया जिसको लेकर सुधीर को चौधरी ने पेश करते हुए कहा कि चलो कम से कम पाकिस्तान इस पर जो है तनकीद करते रहा है मगर फिल्म तो देख रहा है। इस तरीके की उन्होंने बात बिना तहकीक के की। हालांकि वो पाकिस्तान में बनी हुई रील नहीं होती, हिंदुस्तान में बनी हुई है। जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने माजरत भी नहीं चाहे। तो माजी में इतनी इस कदर जो इतनी वाज़ेह गलती जो है, माजी में कितनी गलतियां उन्होंने नहीं की होंगी इस तरह की खबरों को लेकर। तो नादरीन आपको बता दें, ये जो फिल्म धुरंधर है वो काफ़ी चर्चा में है, बहुत ही मकबूल हो रही है और उसमें रहमान डकैत का जो रोल है वो ट्रेंडिंग है। वो जो कुछ वो जो अक्षय खन्ना ने कुछ डांस किए हैं इस फिल्म में, कुछ डांस स्टेप किए हैं, वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। वो डांस स्टेप जो है हमने साइना नेहवाल को भी करते थे, स्पोर्ट्स की बहुत बड़े बैडमिंटन की खिलाड़ी है, हिंदुस्तान की, मायनाज नाम है, हमने उन्हें भी वो डांस स्टेप करते हुए देखा है। तो मजमूई तौर पर यही कहेंगे कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म यकीनन एक
प्रोपेगेंडा फिल्म है। इसमें जो किरदार अजय सानिहाल का एक किरदार अदा किया गया है जो अजीत डोभाल पर बनाया गया है, ये ऐसा कहना है। तो वो जो है वो गैर मामूली जो है प्रोपेगेंडा फिल्म इसको हम यकीनन कह सकते हैं, मगर एक बेहतरीन एक्शन मूवी भी इसको का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। तो खैर, क्योंकि इस फिल्म के मुताल्लिक किरदारों को वाजे करना था, इसलिए हमने हमारे आज के एजेंडे में, हमारी आज की गुफ्तगू में इसको शामिल किया था। हम रुख करते हैं तेलंगाना का, जहां पर पंचायत इंतखाबात हुए। पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला हुआ। कांग्रेस ने दूसरे मरहले में भी बेहतर मुजाहरा किया है और 4,333 सरपंच जो है पोस्टों पर इतवार के दिन रायदही हुई और कांग्रेस ने उसमें से 2,216 सीटों पर जीत हासिल की। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, हम देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस जो इख्तिदार में आई है, उस वक्त से कांग्रेस ने होने वाले इलेक्शन में जो है कांग्रेस को कामयाबी नसीब हुई है। जैसे कि हमने देखा जुबली हिल का इलेक्शन था, एमएलए का ज़िमनी चुनाव, उसमें भी गो के उस सीट जो है बीआरएस की एक पक्की सीट थी और बीआरएस के कैंडिडेट की मौत के बाद वो सीट खाली हुए थे और उस सीट पे बीआरएस ने उन्हीं की बेवा को जो है उम्मीदवार बनाया था। उसके बावजूद कांग्रेस ने वहाँ से कामयाबी हासिल की। और फिर उसके बाद देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा टेंशन यही था कि 2 साल में कांग्रेस स्कीमों के हवाले से कांग्रेस पे बड़ी तनकीदें आवाम की जानिब से की जा रही थी और सियासी नाक़िदीन ने तो यहाँ तक कह दिया था, मुबस्सिरीन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उसके बावजूद पंचायत इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की हैरत अंगेज़ कामयाबी जो है देखने में आ रही है। पहले फेस में भी कांग्रेस ने 2000 से ज़ायद सीटों पे जो है कामयाबी हासिल की थी और जो है बीआरएस महज 1100 तक जो है महदूद होकर रह गई थी। अब दूसरे फेस में भी हम देख रहे हैं कि 4333 जो है ओहदों के लिए सरपंच के इलेक्शन हुआ इतवार के दिन और रिज़ल्ट आया तो 2216 पे कांग्रेस कामयाब हो चुकी थी और ये एक हैरत अंगेज़ यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। बीआरएस सेकंड पोजीशन पे आई है, यहाँ पे 1137 सीटों के साथ बीआरएस सेकंड पोजीशन पे है और बीजेपी 259 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। मतलब ये कि बीजेपी का जो है जो हालत है फर्स्ट फेस में भी बदतर थी, सेकंड फेस में भी बदतर है। तो यहाँ कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच दीगर था। और आज़ाद उम्मीदवार 619 पर जीते हैं, वो जो है बीजेपी से बेहतर मुजाहरा उनका रहा जी है। बिल्कुल, तो आज़ाद यकीनन जिस तरीके की बात की जा रही थी, जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी जो है आने वाले असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में हुकूमत कायम करेगी, मगर ये सरपंच के जो मतलब ये मजालिस मुकामी के जो इंतखाबात पेश आए हैं, उनमें बीजेपी की जो सियासी खलाई है उसको खोलकर रख दिया है। जैसा कि आपने कहा कि आपको याद दिला दो, कंटोनमेंट का भी ज़िमनी इंतखाबात हुआ, वहाँ पे भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। दूसरा इलेक्शन जुबली हिल्स का हुआ, वहाँ पर भी ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में भी कांग्रेस का मुजाहरा अच्छा रहा। मगर दिलचस्प बात यह है कि बीआरएस ने भी जो है दूसरे मरहले में भी कांटे का मुकाबला किया है। हालांकि उम्मन ये कहा जाता है कि जो बरसरे इख्तिदार सियासी जमात होती है, मजालिस मुकामी के इंतखाबात हो या फिर ज़मीनी इंतखाबात हो, उसमें जीत उमूमन बरसरे सियासी जमात की होती है और उमूमन क्लीन स्वीप के तौर पर जीते जाते हैं। मगर 1177 सीटों पर बीआरएस की कामयाबी इस बात की तरफ आपको इशारा कर रही है कि बीआरएस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है शिकस्त नहीं हुई है, मुकाबला सख्त मुकाबला है। तो यकीनन जो है आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, देखिए पहले फेस में भी 1100 सीटें बीआरएस ने जीती थी और कांग्रेस को 2000 से ज़्यादा सीटें मिली थी। सेकंड फेस में भी यही सिचुएशन है, कांग्रेस जो है 2216 सीटों पे है तो बीआरएस जो है 1177 सीटों पे कामयाब है। तो यकीनन जैसा कि रवि साहब आपने जो कहा है कि आने वाले इलेक्शन में बीआरएस जो है एक बड़ी ताकत बन के दोबारा जो है आ सकती है मैदान में और कांग्रेस के लिए जो है ये हम ये कह सकते हैं कि नविश्ता दीवार है कांग्रेस के लिए कि अभी से
कांग्रेस को मेहनत करनी होगी और उसने आवाम के साथ भलाई के जो वादे किए थे उन वादों को इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसा कि जो मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस की उसकी मात के हवाले से लोगों में एक बेचैनी पाई जाती है और लोगों की आम शिकायत ये है कि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। और कांग्रेस के दौर में रोज़गार का जो मसला जिस पे कहा था जो है चीफ मिनिस्टर ने, देखिए आपको याद होगा जबी साहब कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी चीफ मिनिस्टर को जो है तलबा की बरहमी का सामना रहा, मुजाहरा किया तलबा ने। तलबा का यही कहना था कि आपने वादा किया था कि नौकरियां देंगे, लेकिन उस वादे को वफा करने में बहुत बड़ी कामयाबी कांग्रेस को अभी नहीं मिली। सिर्फ इसमें शक नहीं कि इससे पहले टीचर्स की जो है पोस्टें फिल की गई हैं कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के फौरी कुछ दिनों बाद, लेकिन जो जैसे कि ओवरऑल जो है वैकेंसी जो यहाँ पे रियासत में सरकारी इदारों में यूनिवर्सिटीज़ में, खुद अगर हम उस्मानिया की बात करें, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी पूरे के पूरे डिपार्टमेंट खाली हैं जी, पूरे डिपार्टमेंट खाली हैं, सारे रिटायर्ड होते जा रहे हैं और कोई फिल वैकेंसी नहीं हुई है। गुज़िश्ता 10 सालों में कहा जा रहा है कि जब से तेलंगाना बना है उस वक्त से लेकर आज तक, जबकि केसीआर ने कहा था कि तेलंगाना की तहरीक का चूँकि मरकज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी था तो मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो है कोई कमी आने नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद पूरी तरीके से उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जो है नज़रअंदाज कर दिया था। तो बहरहाल जो है रेवंत रेड्डी को भी वहाँ पे तलबा की बरहमी का सामना रहा है। रेवंत रेड्डी जब ये वहाँ पर गए थे तो उन्होंने बहुत ही मराहत और तहफ़्फ़ुज़ात का और बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क का उन्होंने ऐलान किया है, हज़ारों करोड़ के फंड्स का उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया है। एक वाहिद चीफ मिनिस्टर है मैं समझता हूँ जो इक़्तिदार में आने के बाद उमूमन जो होता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी इनकलाबी मरकज़ समझा जाता है, जैसा कि केसीआर ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना तहरीक का मरकज़ रहा है। तो वहाँ पर बरसर इक़्तिदार किसी भी लीडर का दाखिला और चीफ मिनिस्टर का दाखिला मुमकिन नहीं होता। सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात के दौरान ही केसीआर जो है वो के अपने बहैसियत चीफ मिनिस्टर उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया था और रेवंत रेड्डी भी जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी हिफाजती इंतज़ामात में वहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी गए थे। सज्जाद साहब, सरपंच इंतखाबात की बात चल रही है तो हम ज़रूरी समझते हैं कि सिद्दीपेट के जो नताइज मजालिस मकामी के जो नताइज बरामद हुए उसका भी तज़किरा हम अपने नाज़रीन के सामने कर दें। 182 सरपंचों के पोस्टों पर से 125 पर जो है बीआरएस ने वहाँ पर जीत हासिल की है। आपको बता दें सिद्दीपेट की नुमाइंदगी जो है वो हरीश राव करते हैं जो साबिक़ा रियासती वज़ीर है, वो उनका अपना हल्का है, वो मुस्तकिल उसी हल्के से उम्मीदवार की हैसियत से एमएलए की हैसियत से वो उम्मीदवार की हैसियत इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीत हासिल करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए सिद्दीपेट ज़िले में जो है ज़ाहिरी बात है ये सिद्दीपेट को जो है हमेशा से टीआरएस का गढ़ कहा गया है। और फिर हरीश राव वहाँ से, देखिए जब आम इंतखाबात हुए थे तो उन इंतखाबात में हरीश राव ने पूरी रियासत के अजला की कमान संभाले हुए थे। केटीआर को हैदराबाद की कमान दी गई थी और हरीश राव को पूरे रियासत के अजला की कमान दी गई थी। और हरीश राव न सिर्फ सिद्दीपेट के एमएलए हैं बल्कि सिद्दीपेट के मुतवत्तिन भी हैं। सिद्दीपेट जो है हरीश राव का जो है वतन भी है और लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में सिद्दीपेट को बहुत तरक्की दी है और उसको एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो है ज़िला बना दिया है सिद्दीपेट को। तो बहरहाल जो है लोग जो भी सिद्दीपेट जाते हैं तारीफ़ करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, इसकी जो है पूरी शक्ल ही बदल दी गई है सिद्दीपेट की, ये कहीं से भी गाँव नहीं लगता। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो है टीआरएस के बीआरएस के एक ताकतवर जो है लीडर होने की हैसियत से और फिर जो है उनका यहाँ पे इतना तो बनता था उनका जो है कि वो कम से कम अपने ज़िले को तो जो है पूरी तरीके से कि मतलब ये कि बीआरएस के जो है हक़ में ले आए और उन्होंने वो काम किया है। और हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे कि केटीआर भी कह रहे हैं सूर्यापेट में वो गए थे इंतखाबी जो है इसी सिलसिले में, तो केटीआर भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम दोबारा इक़्तिदार में वापस आएंगे। तो कोशिश जारी है हरीश राव और केटीआर की। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह के रुझान को
कांग्रेस जो है रोकने में क्या कामयाब होगी? यकीनन इस तरीके के रुझान को जो मंजर आम पर आ रहे हैं, क्योंकि KCR ने ये कहा है कि तेलंगाना की आवाम जो है वो KCR को बहैसियत चीफ मिनिस्टर देखना चाह रही है। और एक मामले में KTR ने भी सख्त इंतबा देते हुए ये कहा, कांग्रेस कैडर का जो कि BRS कारकुनों पर जो हमला हो रहा है, हमलों के हवाले से KTR ने ये कहा है कि अगर हम जवाब देंगे, रिटेलिएट करेंगे, जवाबी हमला करेंगे तो रियासत का जो अमन है वो मुतदलदल हो जाएगा। इस तरीके का इंतबा KTR ने भी दिया है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा